बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 77 मुलाहिदा फरमाएं। और तुम्हारे बारे में क्या फ़ैसला किया गया है? राबिया ने कहा। उस पर यह इंकिशाफ पहली बार हुआ था, चुनाचे वो पहले तस्वीरें हैरत बनी हुई थी। मम्मी ने तुम्हारे लिए किसको शरीके हयात मुंतखब किया है मुझे मालूम नहीं, मोहसिन ने कहा। पहले किसी डिप्टी की सेक्रेटरी लड़की थी, चिराग दिन स्कैंडल में वो बात खत्म हो गई। खुद लड़की वालों ने इनकार कर दिया और मुझ पर बड़ा एहसान किया। मम्मी को दूसरा सबक मिला होगा कि बड़े घर वालों को इखलाकी मयार कितने पस्त होते हैं। मुमकिन है वो अपनी पसंद का म्यार बदल दें, कोई सुगढ़ सलीकामंद खिदमत गुजार टाइप बहू लाएं। शैला इस म्यार पर पूरी उतरती है, राबिया ने कहा। उसे कोई नापसंद नहीं कर सकता। हाँ, मगर मम्मी फैमिली बैकग्राउंड भी देखेंगी। शैला के माँ बाप कौन है ये तो मुझे भी मालूम नहीं, मोहसिन ने कहा। यह मालूम किया जा सकता है, राबिया ने सोचते हुए कहा। मेरे और तुम्हारे नुक्ता नज़र से इसका बाप बंगी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ज्यादा काबिले एहतराम हो जाता है। जिसने बेटी की तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर तुम्हारी मम्मी को मुतमईन करने के लिए इसके शजरे नसब में नजरिया ज़रूरत के तहत तरमीम की जा सकती है। मसलन वो मेरी सगी बहन हो सकती है। मैं अंकल रिजवी से ना सही बेगम रिजवी से बात कर सकती हूँ और वो अंकल को समझा सकती हैं। फिर अंकल तुम्हारे डैडी से बात कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें इतना लंबा चक्कर चलाने की इतनी अशद ज़रूरत क्यों है बीबी? मोहसिन ने कहा। इसलिए कि मैं खुली आंखों से बहुत कुछ देख रही हूँ, राबिया ने कहा। हकीकी जिंदगी का ड्रामा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फिल्म हीर रांझा और सस्सी पुन्नू देखी थी, मैंने कहा। इलावा विलायत की बालिग करने वाली फिल्मों के। और अब अपने कानों से सब कुछ सुन लेने के बाद मैं नहीं चाहती कि मजीद खराबी के असबाब पैदा हों, राबिया ने मुझे घूर कर कहा। अभी वक्त है और बहुत कुछ किया जा सकता है। एक शेर अर्ज किया है, रंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ दूं। थैंक यू, मुझे सिर्फ आपके NOC की जरूरत है, राबिया ने जाते जाते कहा। ये NOC एक तरफा है, मैंने कहा। मैंने अब तक कोई शादी ऐसी नहीं देखी जिसमें काजी के अलावा सिर्फ दूल्हा और किसी को एक हाथ से ताली बजाते नहीं सुना है। मैं सिर्फ दाएं हाथ से आपकी एक चांपड़ रसीद कर दूं तो आवाज बिल्कुल ताली की तरह आएगी। शर्तिया, मोहसिन ने कहा। अगर मिस राबिया कारी एडवोकेट इजाजत दें। मेरी तरफ से इजाजत है, राबिया ने बाहर से कहा और गायब होगी। किस बात की इजाजत है? मोहसिन ने चिल्ला के कहा। मैं तो पूछ रहा था कि इजाजत हो तो निकाह शुरू करूं। बात मजाक में खत्म हो गई थी, लेकिन वो खलश टूट कर रह जाने वाली नोके खार की तरह अपने वजूद का मुसलसल एहसास दिला रही थी, जिसे कोई महफूज ना था। राबिया जानती थी कि फौजिया के जज्बाती बहरान की जिम्मेदार वो खुद भी है। यही एहसास जुर्म भी था और मोहसिन भी समझता होगा कि राबिया की ये कोशिश मादी के अता करदा जख्मों पर मुस्तकबिल की उम्मीदों का फहार रखने के मुतरादिफ है। सबसे बड़ा दिल मोहसिन का था, जिसने हमें माफ कर दिया था और दोस्ती के रिश्ते का आईना सलामत था। इसमें बाल तक ना आया था उसके सामने मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता था और ये ख्याल भी मुझे अक्सर आता था कि मोहसिन की जगह मैं होता तो क्या करता। इस सवाल का जवाब भी उतना ही मुश्किल था। मालूम नहीं जो कुछ हुआ ऐसा तो किसी ने ना सोचा था ना चाहा था। मोहसिन, मैंने कुछ देर बाद कहा, तुम सब लोगों ने, मेरा मतलब है राबिया ने, अंकल रिजवी ने और तूने वो खत पढ़ने के बाद कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा कि उसे मख्फी रखा जाए। हाँ, मोहसिन ने कहा। किसी को उसके बारे में बताने से क्या फायदा हो सकता था? ये पेचीदगी जरूर पैदा हो सकती थी कि तू वजीर खान का वारिस नहीं है और उसका असर तेरे विरासत के सर्टिफिकेट के मुकदमे पर भी पड़ता। बेशक तू खुद को वजीर खान का बेटा ही समझता है, मगर ये तेरे जज्बात का मसला है जो कानूनी मसले से बिल्कुल अलग है। गौर तरह बात यह है मोहसिन के मेरे वालिद ने अपने दोस्त को ऐसी बहुत सी बातें बता दी जो अगर वो चाहते तो ना बताते। मसलन वो कह सकते थे कि हमने महल छोड़ने की बजाय निकाह कर लिया था। इस बात का गवाह कौन था? और मुंशी कभी सबूत ना मांगता। इससे जाहिर होता है कि वजीर खान को अपने दोस्त पर कितना एतमाद था। उसने अपनी कोताहियां और खामियां छुपाने की जरूरत नहीं महसूस की, मगर फिर भी उसने वो बात नहीं बताई जो सबसे अहम थी, यानी शराफत अली ने उनको इस हद तक कैसे ब्लैकमेल कर लिया। मैंने कहा, उसके बहुत से असबाब हो सकते हैं, मोहसिन ने कहा, और हमने सब पर बहस की थी। एक वजह वो तस्वीर हो सकती हैं जिनके नेगेटिव ज्ञान चंद के पास थे। मुमकिन है वो जाते जाते ये नेगेटिव अपने दूसरे रफीक एक कार को बख्श गया हो या बेच गया हो, मगर इनसे शराफत अली पाकिस्तान में क्या फायदा उठा सकता था? बहुत से ममालिक के दरमियान एक समझौता होता है, मैंने कहा, जो मुजरिमों के तबादले का समझौता कहलाता है। एक मुल्क का कोई मुजरिम सरहद पार कर जाए तो दूसरे मुल्क की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए अपना मुजरिम फर्ज करे और वह पकड़ा जाए तो मुतलका मुल्क को वापस कर दे। वजीर खान के खिलाफ 2 मुकदमात कायम थे, एक कत्ल का, एक डकैती का। हाँ, और मीर शराफत अली और उसको गिरफ्तार करा देता तो उसे 1 लाख का वो इनाम भी मिल जाता जो साबक बरतानवी हुकूमत के दौर में उसकी गिरफ्तारी के लिए मुकर्रर किया गया था, मोहसिन ने कहा। मगर उसने 1 लाख से ज्यादा का फायदा उठाया। 3.5 लाख तो वजीर खान से उसने साले रवा का मुनाफा ले लिया। इसके अलावा भी क्या कुछ नहीं किया? नहीं सिकंदर, ये बात कुछ और थी। इससे भी ज्यादा संगीन खतरा था जिसे वजीर खान चच्चा टालते रहे।
शराफत अली को अपना मुंह बंद रखने की कीमत अदा करते रहे और खामोश रहे। तेरा मतलब है वो मेरे और वजीर खान के दरमियान मौजूद रिश्ते को तोड़ देने की धमकी देता होगा? मैंने कहा, मेरे वालिद से कहता होगा कि मैं सिकंदर को बता दूंगा कि तुम कौन हो और जो शख्स मेरी पैदाइश का जिम्मेदार है कौन था। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस धमकी का वजीर खान मरहूम पर भी कोई असर नहीं हो सकता था। मोहसिन ने कहा, यह ठीक है कि तुम्हें वक्ती तौर पर सदमा जरूर हुआ था, मगर बहुत जल्द तुम संभल गए थे। वजीर खान मरहूम के लिए अब तुम्हारे जज्बात के आईने में बाल तक नहीं। तुम्हारी फितरत को मैं समझता हूँ, तो क्या वो शख्स नहीं समझता होगा जिसने रोज़े पैदाइश से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे लिए बैक वक्त बाप और माँ बन के जिया और तुम्हारे लिए मर गया? उसे तुम पर एतमाद होगा कि कोई लाख गुमान करे और वजीर खान के खिलाफ कुछ भी कहे, तुम्हारे जज्बात का रुख नहीं पलट सकता। मीर शराफत अली या ज्ञान चंद की इन तस्वीरों की मदद से उनको कातिल साबित करना बहुत आसान था। वो कह सकते थे कि तस्दीक करना चाहो तो कर लो, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को भगा कर लाया था और उन्होंने शादी नहीं की थी। शादी वाली बात को साबित करना आसान नहीं था। पुराने वक्तों में निकाह तो दो गवाहों की मौजूदगी में हो जाते थे, लिखित पढ़त होती नहीं थी, मगर वो इल्जाम बहरहाल लगा सकते थे और ये भी कह सकते थे कि साबिक हिंदुस्तान और मौजूदा भारत की पुलिस से पूछ कर देखो, इनके पास 10 लाख के हीरे जवाहरात लेकर भाग जाने वाले वजीर खान के खिलाफ एक FIR भी निकल आएगी जो प्रिंस खुर्शीद आलम उर्फ खुर्म ने लिखवाई थी। लेकिन वो जानते थे कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम कह दोगे कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे लिए वजीर खान ही बाप है और इस हैसियत में उसकी इज्जत कभी कम नहीं हो सकती। चुनांचे उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने वजीर खान को भी धमकी नहीं दी और तुमसे भी राब्ता कायम नहीं किया। मुमकिन है वो वजीर खान से बात करके मुंह की खा चुके हो। उसने कह दिया हो, जाओ तुम्हारा जो दिल चाहे करो, जैसे चाहो बताओ, सिकंदर मेरा बेटा है और मेरा ही बेटा रहेगा। उसके बाद मुझे एक बात बता मोहसिन, मैंने उसकी बात काट दी, तू जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? बात शराफत अली की थी, मगर तू ज्ञानचंद को भी बीच में ला रहा है। ज्ञानचंद के बारे में आखिरी इतला यही थी कि वो जान बचा के भाग गया था। मोहसिन ने कुछ देर बाद कहा, लेकिन भागकर वो कहाँ गया था ये किसी को मालूम नहीं है। अंकल रिजवी का ख्याल है वो पंजाब के इलाके का रहने वाला था। हो सकता है तकसीम के बाद वो ये रद्द करके ना गया हो। वैसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जायदाद को अपने मजहब से ज्यादा अहम समझा और मुल्क बदलने से ज्यादा आसान ये समझा कि वो मजहब बदल लें और फिर वहीं रहें जहाँ रहते थे। वैसे भी बहुत से हिंदू पाकिस्तान में उसी तरह आबाद हैं जिस तरह भारत में मुसलमान और उनमें दौलतमंद भी हैं। मसलन पिंडी में एक मशहूर फोटोग्राफर हिंदू है, एक दंतान साज है जिसकी दुकान सदर में है और वो कोई मामूली डेंटिस्ट नहीं है। वो आम शहरियों की तरह मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार रहे हैं और माशरे में भी उनकी हैसियत का म्यार उनकी दौलत है। जनून का दौर वो गुजर चुका है जब मजहब के नाम पर शैतानों ने खून की होली खेली थी और अब उस वक्त को याद करके भी इंसानों के सर निदामत से झुक जाते हैं। अंदरूने सिंध बहुत से दौलतमंद साहूकार और जमींदार, डॉक्टर, एडवोकेट और प्रोफेसर हिंदू हैं। क्या ज्ञानचंद उनमें शामिल नहीं हो सकता? अंकल रिजवी से मुझे भी इत्तफाक है। शराफत अली, चौधरी, दिलावर, डिसलवा और खसरू जमशेद के अलावा उसी ग्रोह में ज्ञानचंद भी है। ये हो सकता है कि अब उसका नाम बदल गया हो। चेहरा तो वक्त के साथ कुछ बदल ही जाता है। इस खत में लिखा था कि ज्ञानचंद ने वो तस्वीर सरजान साइमन को अरसाल कर दी थी जिनमें वजीर खान को रेजिडेंट की बीवी को कत्ल करने के बाद दफन करते दिखाया गया था। मैंने कहा, जान साइमन के पास वो तस्वीरें तो अब भी होंगी, जरूर होंगी, और लंदन में हमारे साथ पेश आने वाले वाकयात का सबब वो तस्वीर हो सकती हैं। मोहसिन ने कहा, यानी जब तक सरजान साइमन को ये इल्म ना था कि तुम किसके बेटे उसने मार्गरेट की तुमसे मोहब्बत को तव्वम व करहन बर्दाश्त किया। देसी लोगों से उसकी हद दर्जा नफरत के असबाब भी इसी पसे मंजिर में साफ नजर आते हैं। फर्ज करो किसी मरेले पर तुम्हारे वालिद के इनकार के बाद जान साइमन को ये बात बता दी गई कि वजीर खान तुम्हारा बाप था। बरतानिया में बैठ के वजीर खान का क्या बिगाड़ सकता था? उसने तुम्हें कत्ल कराने की कोशिश की, बैज इसलिए कि वजीर खान को बुढ़ापे में उतना ही शदीद जज्बाती सदमा पहुंचे जितना उसे जवानी में उठाना पड़ा था। मगर यह भी मफरूजा है, वजीर खान मरहूम ने सब कुछ तो उन्हें दे दिया था, लेकिन वो कारोबार से दस्तबरदार होने पर आखिरी वक्त तक रजामंद नहीं हुए थे। मैंने कहा, हाँ, शायद इसी बात पर उन्हें धमकी दी गई हो कि सिकंदर के बारे में सरजान साइमन को बता दिया जाएगा। मोहसिन ने कहा, और उन्होंने कह दिया हो कि अब जो चाहो करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन खुद शराफत अली एंड कंपनी के लिए भी इसमें 100% तहव्वुज़ की जमानत नहीं थी। बिलफर्ज बहाल वजीर खान को बरसों पुराने इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या शराफत अली महफूज रहता और वो ज्ञानचंद जो था या है महफूज रहता? वजीर खान के बयान के बाद वो भी मुलव्वस हो जाते। मेरा ख्याल है कि ये रियासत सुल्तानाबाद कहीं ना कहीं जरूर होगी। मैंने कहा, उसकी खुद मुख्तारी भारत में से खत्म जरूर हुई होगी, मगर वो जगह सुल्तानाबाद, वहाँ के लोग जो साबिक हुक्मरानों के दौर में जिंदा थे, जो नवाब को, रेजिडेंट को, प्रिंस को, उनसे मंसूब दास्तानों को और सुल्तानाबाद की तारीख को यकीनन जानते होंगे। किसी किताब में इस तारीख का जिक्र मिले ना मिले,
एक के बाद दूसरी नस्ल को मुंतकिल होने वाली रवायात जिंदा रहती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं जलियांवाला बाग के खूनी वाक़े का तस्वुर कर सकता हूँ। हालांकि 1919 में मेरा वजूद तक ना था और मैं कभी जलिंदर नहीं किया, मगर मैंने पढ़ने के अलावा बहुत से लोगों से बहुत कुछ सुना है। सुल्तानाबाद की मौजूदा नस्ल को भी पुराने वाक़यात का जरूर इल्म होगा। वक्त के साथ साथ असल हकाइक में बहुत कुछ ज़ेबे दास्तान के लिए भी शामिल हो गया होगा, मगर हकाइक का हवाला फिर भी मिलेगा। राबिया का क्या ख्याल था कि खसरू जमशेदी दरअसल प्रिंस खुर्शीद आलम है, जो बाद में नवाब खुर्शीद आलम हो गया था। मोहसिन ने कहा, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। अंकल रिजवी ने गैर सरकारी तौर पर टेलीफोन के जरिए हिंदुस्तान के सिफारत खाने से दरख्वास्त की थी कि सुल्तानाबाद के आखिरी नवाब खुर्शीद आलम के बारे में मालूमात फराहम की जाएं। उनके किसी साफी दोस्त ने यह काम किया था। जवाब ये मिला कि नवाब ने 5 साल सरकारी वजीफा लिया, फिर अपनी तमाम जायदाद मनकूला वगैरह मनकूला को फरोख्त किया और गालबन लंदन चला गया। शादी तो उसने नहीं की थी, चुनाचे सुल्तान आबाद में हुक्मरान खानदान का कोई फर्क नहीं है। खसरू जमशेद भी लंदन ही से आया था, लेकिन मैंने कहा कि उसके बाप का नाम था। खसरू जमशेद मर चुका है और उसकी कब्र यहीं मौजूद है। वो खसरू परवेज था जो तुम्हें मिला था और जिसके साथ एक हमशक्ल शोफर रहता था। हो सकता है कि खसरू परवेज लंदन में मर गया हो और साबिक नवाब खुर्शीद आलम ने दिलावर एंड कंपनी में शामिल होने के लिए यह नाम इख्तियार कर लिया हो। यही वजह है कि वो लाहौर आने के बावजूद अपनी कोठी में नहीं किया। उसका माली जिंदा है, वो फौरन पहचान जाता कि खसरू परवेज के बैरूप में कोई और है। तुझे याद है कि वो चौकीदार माली किस्म का बूढ़ा हमारे मुंह से खसरू जमशेद का और फिर खसरू परवेज का जिक्र सुनकर कितना हैरान हुआ था। नवाब खुर्शीद आलम ने अपना नाम क्यों नहीं बदला, और बदलना ही था तो ये नाम क्यों इख्तियार किया? मैंने कहा, जब तक खसरू परवेज से दोबारा मुलाकात ना हो यह बात वादे नहीं हो सकती। मोहसिन ने कहा, अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मैं कभी ना कभी सुल्तानाबाद जरूर जाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन उससे पहले यहाँ बहुत से काम निपटाने हैं, बहुत से लोगों से निपटना है। यकलख्त मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के पास से एक साया सा गुजरा है। ये कौन था? मोहसिन ने चौंक कर कहा, क्या कोई खिड़की के पास खड़ा हमारी बातें सुन रहा था? देखा तो कुछ मैंने भी था, मैंने कहा, लेकिन मैं समझा मेरी नजर का धोखा है। मोहसिन ने खिड़की खोल के बाहर झांका, यहाँ तो कोई भी नहीं। उसने एहतियात से दाएं बाएं निगाह डाल के कहा और फिर बाहर आ गया। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। रिजवी साहब की कोठी में गेट लाइट या हमारे कमरे की लाइट के सिवा कहीं रोशनी ना थी। होशियार, बाहर से चौकीदार सदा लगाता गुजर गया। मैंने उठकर बाहर देखा तो मुझे अंधेरे में गुम होते हुए मोहसिन की एक झलक नजर आई। वो कोठी के गिर्द घूम कर दूसरी दीवार के गोचे से सर्वेंट क्वार्टर पर निगाह डालना चाहता था, जहां अब शैला मुकीम थी। मैं चंद कदम उसके पीछे गया और रुक गया, सिर्फ इस ख्याल से कि खतरे की कोई बात नहीं है और मोहसिन भी क्वार्टर तक जाके लौट आएगा। मेरी नजरों के सामने उसने सर्वेंट क्वार्टर की बैरूनी दीवार तक पहुंचकर दरवाजे को आहिस्ता से धकेला और अंदर दाखिल हो गया। मुझे हैरत हुई कि दरवाजा खुला हुआ था। शैला एहतियात पसंद लड़की थी और अपनी जिंदगी के जिस दौर से गुजर रही थी उसमें एहतियात पसंदी एक जरूरत थी। ये बात मुझे कदरे गैर मामूली लगी कि इस अजनबी घर में पहली रात ही उसने सोने से पहले खिड़कियां और दरवाजे खुले छोड़ दिए। मोहसिन के और मेरे दरमियान शायद 50 गज का फासला भी नहीं होगा। अगर उसने दस्तक दी होती तो इस खामोशी में मेरे कान जरूर सुन लेते। मैं ये भी फर्ज नहीं कर सकता था कि मोहसिन ने शैला को मुलाकात का वक्त दे रखा था और वो इस शब के बाद दरवाजा खोले चश्म पर आती। ऐसी बात होती तो मोहसिन मुझे जरूर बता देता। उन्हें एक दूसरे से मिलना होता तो उसके लिए इतनी राजदारी के एहतमाम की कतई जरूरत ना थी। उनकी राह में हायल होने वाला कोई नहीं था। फिर ये शजरे ममनुआ किस्म की मोहब्बत और चोरी छुपे मिलना चामानी दार्द। अभी तक घर में मुकम्मल अंधेरा था। अगर शैला जाग रही होती तो मोहसिन के आने पर लाइट जरूर जला देती। मेरी नजरें इस मंजिल का तस्वुर करने से कासिर थी। वो दोनों अंधेरे की पनाह में सायों की तरह खड़े फिल्मी मोहब्बत के जज्बाती मुकालमे बोल रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ा और सर्वेंट क्वार्टर के खुले दरवाजे तक जा पहुंचा। मोहसिन, मैंने मुकम्मल खामोशी में चंद सेकंड इंतजार करने के बाद कहा। मोहसिन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैंने उसे ज्यादा ऊंची आवाज में पुकारा कि अगर वो अंदर किसी कमरे में होता तब भी मेरी आवाज सुन लेता। फिर मैंने शैला को आवाज दी, मगर सुकूते शब्द में कमी ना आई और यह एहसास बोझल होने लगा कि दाल में कुछ काला है। मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा। सामने के दोनों कमरों के दरवाजे खुले नजर आ रहे थे। अब शक की गुंजाइश खत्म होने लगी थी। यह तो हो सकता था कि शैला बाहर वाला दरवाजा बंद करना भूल गई हो, मगर कमरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोना शैला के लिए मुश्किल था। वो हालात से बेहद खौफजदा थी और यह नई जगह थी। उसे मालूम था कि वो बाकी घर से अलग है और उसके साथ सिर्फ एक बूढ़ी औरत है जो कुछ नहीं कर सकती। फिर यह कैसे मुमकिन है कि वो दरवाजे खुले छोड़कर बेफिक्री से सो जाए? मैं चंद कदम आगे बढ़ा। मेरी निगाह कमरों के खुले दरवाजों से गुजरकर अंधेरे में किसी गैर मामूली हरकत या अजनबी और नाशना साए की जुस्तजू में थी। लेकिन अंधेरा दीवार से ज्यादा ठोस था और जामद था। खतरे की बू देता हुआ किसी नामालूम खौफ से दुबका हुआ सहमा हुआ मैंने अगला कदम उठाया ही था कि मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल गिरते गिरते बचा। मैंने नीचे देखा और लहू मेरी रगों में मुंजमद होने लगा।
फर्श पर मोहसिन चित लेटा था। मोहसिन, मैंने चिल्ला कर कहा और घुटनों के बल उसके पास बैठकर उसके चेहरे को टटोला। यह हरकत कति गैर इरादी थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि उसके सर के किसी जख्म से लहू तो नहीं बह रहा है। फिर मैंने उसका हाथ थाम कर नब्ज देखी। नब्ज की रफ्तार मुझे नॉर्मल लगी। एक जस लगाकर मैंने बाथरूम की लाइट चला दी जो करीब तरीन थी। दरवाजे से रोशनी का एक मुस्ततील टुकड़ा सीन में फैल गया और मैंने मोहसिन को किसी लाश की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा देखा। एक मग में पानी लेकर आधे मिनट बाद फिर मोहसिन के करीब जा बैठा। मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसके गालों पर थपकी दी। वो आहिस्ता से रहा और मैंने पानी का मग उसके लबों से लगा दिया। एक घूंट में से आधा हलक से उतरा, बाकी ऊंटों के किनारों से बह गया, लेकिन मेरी कोशिश बराबर साबित हुई। 2 मिनट बाद वो होश में आ गया। उसने सर को झटका और उठकर बैठ गया। कुछ देर मुझे यूं देखता रहा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने सर दबा के अंदर देखा। शैला, वो ले गया उसे? उसने सवालिया लहजे में कहा। कौन? मैंने कहा। कौन ले गया शैला को? मैंने कहा वही जिन्होंने मेरे सर पर कोई चीज मारी थी। बोसी ने कहा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मैंने उसे देखा नहीं। अब तक मैंने ये सोचा भी नहीं था। मेरी सारी तवज्जो मोहसिन पर थी। उसकी बात पर मैंने पलट कर देखा और कमरे तक पहुंचने वाले मदम से उजाले में मुझे यूं लगा जैसे कोई कुर्सी पर बैठा है। मैंने पूरी तरह चौकस रहते हुए आगे बढ़कर कमरे की बिजली चलाई। कमरे का पूरा मंजिल यकलख्त मेरे सामने आ गया और मेरे ज़हन को एक शदीद झटका लगा। शैला कुर्सी पर बंदी बैठी थी और बेहोश थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था। पैरों को रस्सी के अगले 2 पायों से बांधा गया था और हाथों को साथ मिलाकर एक ही रस्सी नीचे से ऊपर कुर्सी की पुष्ट तक लपेट दी गई थी। इस तरह के होश में आने के बाद भी वो हरकत ना कर सके। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख को जब्त किया। ये रिजवी साहब के घर में इनकी पहली रात थी और मैं नहीं चाहता था कि शोर और हंगामे से रिजवी साहब की फैमिली जाग उठे। तो उन्हें एहसास हो कि हमारी मेज़बानी कबूल करके उन्होंने कोई गलती की है, जानते बूझते हमारे खतरात को अपना दर्दे सर बना लिया है और अपनी पुरतहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का सुकून कुर्बान कर दिया है। सबसे पहले मैंने शैला की ज़ाहिरी हालत देखी। वो सिर्फ बेहोश थी। उसके जिस्म पर मुज़ाहमत, मुकाबले या तशद्दुद के आसार नापैद थे। जब मैंने उसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोलनी शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि बांधने वालों ने उसे बांध कर बहस मज़ाक किया है। उनका मकसद हरगिज़ ये मालूम ना होता था कि शैला को बेबस कर दिया जाए। रस्सियां इतनी ढीली थी कि अगर शैला होश में आ जाती तो मामूली सी जिद्दोजहद करके खुद को आज़ाद करा सकती थी। पैरों की गांठें एक इशारे में खुल गई। शैला के टखनों पर हल्का सा निशान जरूर पड़ गया था मगर खराश नहीं आई थी। इस रियायत और रहम दिली के मुजाहरे की गर्द मेरी समझ में ना आई। फिर मैंने एक और बात पर गौर किया। उसे बेबस करने वालों ने यह बंदोबस्त भी नहीं किया था कि शैला होश में आने के बाद चिल्लाने ना लगे। न उसके मुंह में कोई कपड़ा ठूंसा गया था और ना होंठों पर टेप चिपकाया गया था। बांधने का मकसद ये लगता था कि वो बेहोशी के आलम में कुर्सी से ना गिर पड़े और जैसी होश में आए मदद के लिए पुकारने लगे। ये क्या चक्कर है मोहसिन? मैंने मोहसिन को अंदर आते देखकर कहा। तूने देखा था किसी को? नहीं, मैं तो दरवाजा खुला देखकर हैरान हुआ था, वो बोला। और वो शायद दरवाजे से लगा खड़ा था कि जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ उसने कोई सख्त सी चीज मेरे सर पर दे मारी। मैंने शैला को कुर्सी से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। कोई सलाख या डंडा नहीं, उन्होंने वही हथियार इस्तेमाल किया। मोहसिन ने बोला। रबर के पाइप के एक सिरे पर लकड़ी का कोई टुकड़ा फंसा दिया गया या क्रिकेट की गेंद फिट कर दी गई। मुझे तोप लगा था जैसे सर में तोप का गोला आ रहा है, मगर चोट की कोई अलामत नहीं है। बेहोश होने से पहले मुझे आवाज निकालने की क्या पूरा सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिली थी। मैं फौरन आउट हो गया। और शैला को क्या हुआ? मुमकिन है शैला पर भी वही हथियार आजमाया गया हो, मैंने कहा। और यह भी हो सकता है कि शैला महज दहशत से बेहोश हो गई हो। क्लोरोफॉर्म वगैरह की बू तो है नहीं और मुझे तशद्दुद के आसार भी नजर नहीं आते। वो खुद ही होश में आके कुछ बता सकेगी। वो साया सा जो हमारी खिड़की के सामने से गुजरा था, मोहसिन ने सोचते हुए कहा, उन्हीं लोगों में से एक होगा जो यहाँ आए थे और उन्हीं में से एक किसी वजह से पीछे रह गया था। एक वजह मेरी समझ में आने लगी है, वो हमें मुतवज्जो करना चाहते थे। अगर किसी वजह से हम उस साए को खिड़की के सामने से गुजरता ना देख पाते तो कुछ देर बाद शैला की चीख व पुकार हमें मुतवज्जो कर लेती। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें यूं मुतवज्जो करने का मकसद क्या हो सकता है, मैंने कहा। और वो आखिरी आदमी जो तेरे आने के बाद गया, पहले क्यों नहीं चला गया था? असल वजह मेरी समझ में आ रही है। वो सिर्फ मुझे मुतवज्जो करना चाहते थे, लेकिन उनको ये ख्याल भी था कि कहीं उनकी सारी प्लानिंग फेल ना हो जाए। खिड़की के सामने से गुजरने वाले पर सिर्फ तेरी नजर पड़े तो मेरी बजाय सिर्फ तू आए और सूरत हाल को मखदूश पा के मुझे रोक ले। इत्तफाक से यहाँ पहले तू आया और वो तुझे नॉक आउट करके निकल गए, इस यकीन के साथ कि अब कुछ देर बाद मैं भी जरूर पहुंचूंगा। देखना यह है कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। शैला होश में आ जाए तो शायद कुछ बता सके। मोहसिन ने घड़ी देखी जिसमें रात का 1 बजा था। अचानक मुझे एक और ख्याल आया। मोहसिन, दूसरे कमरे में वो शैला की माँ का बेड था, तू यहाँ ठहर, मैं देखता हूँ। दूसरा कमरा बिल्कुल खाली था। 2 दीवारों के संगम पर लगा हुआ साफ सुथरा बिस्तर देखकर यह अंदाजा जरूर हो जाता था कि कुछ देर पहले वो बूढ़ी बफलूज औरत इस पर मौजूद थी जिसे शैला अपनी माँ समझती थी। अब उसकी जगह शिकन आलू सफेद चादर पर एक लिफाफा रखा हुआ था
मैंने उस लिफाफे को यूं उठाया जैसे उसमें मौत की इतला के सिवा कुछ नहीं होगा। मुझे बताया जाएगा कि मिस्टर सिकंदर बख्त, जंग अभी जारी है। इससे पहले एक महज पर तुम अपनी हिकमत अमली से फायदा उठाने में कामयाब हो गए थे, जैसे कोई चालाक जनरल दुश्मन की फौजों को आपस ही में लड़ा दे। लेकिन अब जंग एक नए फैसला कुन मोड़ पर आ गई है। सुबह तुम्हें उस औरत की लाश मिल जाएगी जिससे तुम्हारा बराह रास्त कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है। अब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने बड़े शिकारी थे। तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो तो अपने मोहरे शुमार कर लो। हो सकता है उसके बाद शैला की बारी आए, फिर फौजिया की, राबिया की, मोहसिन की, और बिलाकर सब कुछ खोकर तुम्हें हक के विरासत मिल जाए।